हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। यदि आप एक कक्षा 9 के स्टूडेंट तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 24 जुलाई से आप लोग का फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन स्टार्ट है, तो उसी के करीब में मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुका हूँ। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग देख करके जाते हैं तो आप लोग का वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन में बहुत सारा क्वेश्चन आंसर मैच करेगा और साथ ही तरीका पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो वहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि वहीं पे आप लोग को ओरिजिनल पेपर भी प्रदान किया जाएगा जो कि आप लोग के एग्ज़ामिनेशन में हूबहू मिलेगा। तो आप लोग जब जाइएगा एग्ज़ामिनेशन देने तो आप लोग को टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो मिलेंगे उसमें 60 ऑब्जेक्टिव होंगे और 26 सब्जेक्टिव होंगे। 60 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को 25 का आंसर करना है और 26 सब्जेक्टिव में से आप लोग को 13 का आंसर करना होगा। नहीं, आप लोग को जो है यहाँ पे 20 क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि 0 1, उसके बाद खाली स्थानीय संख्या है तो 0 1 परिमेय संख्या होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है 1 डैश संख्या, तो 1 भी क्या है, परिमेय संख्या है। अगला है √3 कैसी संख्या, तो √3 है अपरिमेय संख्या। अगला है परिमेय संख्या 8/27 का सही रूप क्या होगा, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 0.296। अगला मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, तो मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0। अगला है दो पूर्णांक संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो पूर्णांक संख्याओं के बीच परिमेय संख्या की बात किया जाए तो अनगिनत होती है। अगला यहाँ पर है बहुपद 2 - x² + x² में x² का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें -1 से गुना है, तो इसलिए इसका हो जाएगा आपका -1। अगला निम्नलिखित में से कौन 1/4 के मान का बराबर है, तो 0.25। अगला सबसे छोटी रूढ़ संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी रूढ़ संख्या 2 होती है। अगला निम्न में से कौन y बिंदु पर स्थित है, तो y बिंदु पर स्थित होने के लिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ पे 0, -3 अगला हो जाएगा यहाँ पे। अगला है यहाँ पर निम्न में से कौन सा बहुपद है, तो बहुपद की बात किया जाए तो बहुपद के लिए क्या यहाँ पे होना चाहिए, एक नियम है कि x का जो घात होगा या फिर कोई भी जो अचर पद है तो उसका अगर चर पद है उसका जो घात होगा वो पॉजिटिव इंटीजर ही हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, बटा में नहीं हो सकता है, यानी पूर्णांक में हो सकता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला निम्न में से कौन व्यंजक बहुपद है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं बात करा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं x⁻² है, इसलिए ये हो जाएगा आपका बहुपद नहीं। अगला है निम्नलिखित में से द्विघाती बहुपद कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 4x² - 3x। अगला निम्न में से कौन सही है, तो ये हो जाएगा आपका x² + 2x द्विघात बहुपद है, ये सही है। अगला x² + x + 1 डैश बहुपद है, तो ये द्विघाती बहुपद है, तो यहाँ द्विघात भर देंगे। अगला यहाँ पर है 2x² + 4x - x³ + 1 का घात क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका घात जो सबसे ज़्यादा बड़ा पावर होता है तो सबसे ज़्यादा पावर 3 है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो वह बहुपद जिसमें सिर्फ 2 पद हो क्या कहलाते हैं, तो उसको कहते हैं द्विपदी। अगला है एक चर में 2 घात का बहुपद क्या कहलाता है, तो द्विघाती। अगला है ए का मान निम्न में से कौन सा होगा ताकि x² - 3x + a x + 2 से विभाज्य हो जाए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2। अगला है x + 2 बहुपद x⁻³ + 5x² + 10x + a का एक गुणनखंड है, तो a का मान क्या हो जाएगा, तो a का मान हो जाएगा आप लोग का 8 यहाँ पे इसको बनाने के बाद। अगला यहाँ पर है x - 2 बहुपद x⁻³ - x² + 5x - 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a का वैल्यू हो जाएगा 3। अगला है 2x⁻³ + x² + x में x² के गुणांक क्या है, तो x² के गुना में 1 है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5x² - 2x + 3 के मान में मान ज्ञात करिए जब x = 0, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 3। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है बिंदु -2, -3 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका तृतीय चतुर्थांश में। 26 आपका है -4, -3 किस चतुर्थांश में, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे 28वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो बिंदु 1,1 किस चतुर्थांश में है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रथम चतुर्थांश में। 29 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग का 4, -2/3 किस चतुर्थांश में, तो ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश में। अगला है मूल बिंदु का नियामक क्या होगा, तो यानी 0 0 हो जाएगा।
दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे पूरक कोण कहा जाता है। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। अगला हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन उस कोण की माप है जो अपने समपूरक कोण का 5 गुना है, तो ये हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे 150 डिग्री। अगला है एक कोण अपने कोटि पूरक कोण का 4 गुना है, तो कोणों की माप क्या होगी, तो यहाँ पे 4 गुना चेक कर लेना है, तो 18 चौका 72, बस यही है एक आप लोग का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है यहाँ पर है किसी तल में दो बिंदुओं की कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है, किसी तल के दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। अगला है दो भिन्न रेखाएं कितने बिंदु पर एक दूसरे को काट सकती है, तो एक ही बिंदु पर काट सकती है। 48 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 42 डिग्री। अगला है 45 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो 135 डिग्री। अगला है रैखिक युग्म के कोणों का योगफल क्या होगा, तो 180 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है किसी बिंदु पर बने सभी कोणों का योगफल क्या होता है, तो किसी बिंदु पर बने सभी कोणों का योगफल होता है 4 समकोण यानी 360 डिग्री। अगला है यहाँ पर दिए गए चित्र में ABC एक रेखा है, कोण DCA बराबर 5x और कोण DCB बराबर 4x, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 9x हो जाएगा। 180 में से 9 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 20। अगला है वर्ग अंतराल 50 से 40 की निम्न सीमा क्या होगी, तो यहाँ पे निम्न सीमा यानी कि कम वाला पूछ रहा है, तो 40 हो जाएगा। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो असंभव घटना की प्रायिकता होती है यहाँ पे 0। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे, तो अगला यहाँ पर है 250 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 65 डिग्री। अगला हम लोग देखेंगे दी गई आकृति ये 250 डिग्री नहीं, सॉरी ये 25 डिग्री है। ठीक है, याद रखिएगा 250 डिग्री से ये पॉसिबल नहीं है। अगला यहाँ पर है दी गई आकृति में कोण AOC प्लस कोण BOD बराबर 260 डिग्री, तो कोण DOC का मान क्या होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 90 डिग्री। यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी यहाँ पे 360 माइनस 260 बराबर हो जाएगा 100 डिग्री। अगला है यदि किसी त्रिभुज का आधार 35 सेंटीमीटर संगत शीर्ष लंब 15 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 262.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निम्न में से क्या होगा जिसकी एक भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 249.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर हो तो उसका संभव क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका संभव क्षेत्रफल हो जाएगा 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो k² गुना। अगला है यदि किसी आयत की लंबाई 3 गुनी तथा चौड़ाई 2 गुनी कर दी जाए तो दिए हुए आयत एवं नए आयत के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो ये होगा आपका 1:6। अगला है यहाँ पर है यदि किसी वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दी जाए तो दिए गए वर्ग एवं नए वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1:4। अगला है लंबाई 9 सेंटीमीटर चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल वाला एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अगला हम लोग देखेंगे तो एक वर्ग की भुजा 50% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में कौन सी कमी आ जाएगी, तो यहाँ पे अगर क्षेत्रफल अगर यहाँ पे एक वर्ग की भुजा को 50% घटा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 25% की कमी उसमें लिया आएगा। अगला यहाँ पर है समान भुजा वाले एक वर्ग एवं एक समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, एक समान भुजा वाले एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज के, तो इसका हो जाएगा आपका √3:1। अगला है वर्ग 25 से 21 का वर्ग चिन्ह कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आपका, इसको अगर ऐड कर दिया जाएगा तो यहाँ पे इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला यहाँ पर है 96 और 404 का HCF क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4। अगला है अपवर्जी विधि से मध्य अंतराल क्या होगा, तो इसका जो हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो ये हो जाएगा 40। अगला है यहाँ पर वर्ग अंतराल 30 से 40 का वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35। अगला है निम्न आंकड़ों का परिसर लिखें, तो परिसर जो होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें है आपका 59 माइनस 11, तो ये हो जाएगा आपका 48 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला शून्य बहुपद का घात क्या होता है, तो शून्य बहुपद का जो घात होगा वो होगा 0। तो इस तरह से यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।